नमस्कार, दिल दिल्ली दिल देश में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं पिछड़ा कौन, ओबीसी कौन, अदर बैकवर्ड क्लासेस कौन हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं इसी बड़े विषय पर। किन जातियों को और क्यों पिछड़ा कहा जा रहा है? क्या समाज में सचमुच इनकी हैसियत पिछड़ी है या ये सिर्फ राजनीतिक शगुफा है जो वोट लेने के लिए पिछले 30 साल से खेला जा रहा है? ओबीसी जातियों का निर्धारण कैसे किया जाना चाहिए और कैसे किया गया है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मंडल आयोग की, जहां से ये जिन निकला है। और मंडल आयोग की चर्चा करने से पहले मैं ये बता दूं कि आयोग के 6 में से 5 सदस्य इन्हीं जातियों के थे जो इस सूची में शामिल कर दी गई हैं। मंडल आयोग ने देश में किसी भी राज्य की किसी भी जाति को ओबीसी की सूची में शामिल करने के लिए कुछ मापदंड बनाए थे और इस मापदंड के आधार पर कोई आकलन होने से पहले ही जातियों को सूची में शामिल कर दिया गया और ये आकलन आज तक नहीं हुआ। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मंडल आयोग द्वारा तय किए गए मानकों की। मंडल आयोग ने 3 आधार बताए थे ओबीसी तय करने के। पहला सामाजिक मानक उसने रखे थे। सामाजिक मानक के तहत 4 शर्तें थीं और हर शर्त के 3-3 अंक थे, यानी कुल 12 अंक सामाजिक शर्तों के आधार पर किसी भी जाति को मिलने थे। कुल 22 अंकों का आकलन होना था। 11 अंक अर्जित करने वाली जातियों को ओबीसी में रखा जाना था। तो सबसे पहले हम सामाजिक मानकों का आकलन करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली शर्त मानी गई थी कि वे सभी जातियां जिन्हें जो सामाजिक रूप से जिनका दर्जा पिछड़ा माना जाता है। दूसरा मानक उन्होंने ये माना था कि वे जातियां जो अपने जीवन यापन के लिए अपने श्रम पर निर्भर करती हैं उन्हें भी पिछड़ा माना जाए। इसी तरह से तीसरे मानक में उन सभी जातियों और समुदायों को पिछड़े वर्ग में रखने की सिफारिश की गई थी जिनमें 25% लड़कियों की शादी और 10% लड़कों की शादी 17 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है। यह मानक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए था। शहरी क्षेत्रों के लिए यह मानक था कि ऐसे सभी समुदाय और जातियां पिछड़े वर्ग में आनी चाहिए जिसमें 10% लड़कियों और 5% लड़कों की शादी 17 वर्ष से कम उम्र में हो जाए। तो ये, और चौथा जो मानक था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो उसमें रखा गया था कि ऐसी सभी जातियां और समुदाय जिनमें 25% राज्य के औसत से 25% ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं, यानी घरेलू काम छोड़कर वो बाहर जीवन यापन के लिए कोई रोज़गार या काम करती हैं, वो सभी महिलाएं हैं। जिस समाज में राज्य के औसत से 25% ज़्यादा हैं वो समुदाय और जातियां पिछड़ी मानी जाए। तो ये 4 मानक जो थे ये रखे गए थे सामाजिक मानक। इसके बाद हम शैक्षणिक मानकों की बात करते हैं। मंडल आयोग ने 3 शैक्षणिक मानक रखे थे और हर एक के अंक 2 दिए गए थे। ये भी बात गौर करने वाली है कि जो पहले कारण थे उनमें हर एक के अंक 3 थे, 4 मानकों के 12 अंक थे। यहाँ 3 मानक रखे गए और इनमें से हर एक के 2 अंक रखे गए, यानी कुल मिला के 6 अंक इसके थे और 12 और 6 18 अंक पर हम बात कर रहे हैं अभी। मंडल कमीशन ने शैक्षणिक मानक में उन जातियों को, उन समुदायों को पिछड़ा माना था जिनमें स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या राज्य की औसत से 25% कम है। यानी राज्य में का जो औसत फ़ीसद है कि राज्य के इतने फ़ीसद बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। मान लीजिए राज्य में 5% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो वो जातियां, वो समुदाय जिनमें 30% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उन्हें पिछड़ा माना जाएगा। इसी तरह से दूसरा मानक ये था कि स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या राज्य के औसत से 25% ज़्यादा होगी जिन जातियों समुदायों में, उन्हें पिछड़ा माना जाएगा। और तीसरा और महत्वपूर्ण मानक ये था कि ऐसी सभी जातियां जिनमें 10वीं पास करने वालों की संख्या, यानी 10वीं पास लोगों की संख्या राज्य के औसत से 25% कम होगी। तो 25% कम का क्या मतलब है, हम ये आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि मान लीजिए राज्य में 10वीं पास करने वालों की संख्या 80% है, तो जिन जातियों और समुदायों में 55% लोग ही
10वीं पास होंगे वो सभी जातियां और समुदाय पिछड़े माने जाएंगे। तीसरे और महत्वपूर्ण कारण पर हम आते हैं, जिसके वो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण भी मंडल आयोग ने 4 मानक माने आर्थिक कारणों में किसी जाति समुदाय को पिछड़ा ठहराने के लिए, और हर मानक के एक एक अंक दिया गया। आप ये देखिए कि विभेद कितना है। जो सामाजिक कारण हैं उनको दे दिए 3 अंक हर एक मानक में, और जो शैक्षणिक कारण हैं जो ठोस बनते हैं उनमें दिया आपने जो है 2 अंक, और जो आर्थिक कारण है जिसके आधार पर आरक्षण होना ही कहा जाता है कि न्यायिक है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनकी जब बार बार बात हो, उसमें सबसे कम 1 अंक दिए। तो इसमें उन मंडल आयोग में जो शामिल सदस्य थे उनकी मानसिकता भी साफ लक्षित होती है कि उनका उद्देश्य बहुत सामाजिक नहीं था, सिर्फ राजनीतिक था। तो हम अब बात करते हैं आर्थिक मानकों की, जिनके आधार पर मंडल कमीशन ये तय करता है कि ये लोग पिछड़े माने जाएंगे और ये अन्य ओबीसी की सूची में दर्ज होंगे, ये जातियाँ, ये समुदाय। तो जो सबसे पहला महत्वपूर्ण आर्थिक लक्षण उन्होंने बताया, लक्षण कारण उन्होंने माना, उसमें उन्होंने कहा कि वे सभी जातियाँ, वे सभी समुदाय जिनमें पारिवारिक संपत्ति का औसत राज्य के औसत से 25% कम है। राज्य का मान लीजिए एक औसत है कि हर परिवार के पास जो पारिवारिक संपत्ति है उसका मूल्य मान लीजिए 4 लाख है, तो ऐसे सभी परिवार पिछड़े वर्ग में आ जाएंगे जिनकी पारिवारिक औसत संपत्ति 1 लाख है। इसी तरह से जो दूसरा कारण रखा गया वो यह है कि ऐसे सभी समुदाय और जातियों के लोग जिनके कच्चे मकान हैं, और ये कच्चे मकान का औसत जिन जातियों और समुदायों में राज्य के औसत से 25% ज़्यादा है, तो वो सभी पिछड़ा वर्ग में आ जाएंगे। मान लीजिए कि राज्य का औसत यह है कि राज्य में 5% लोगों के पास कच्चे मकान हैं, तो जिन जातियों और समुदायों में 30% लोगों के कच्चे मकान हैं उन सबको अन्य पिछड़ा जातियों में शामिल कर लिया जाएगा। यानी इसमें दलितों की बात नहीं हो रही है, वो अलग आयोग था, उस पर हम चर्चा अगली किसी उसमें करेंगे। ये सिर्फ पिछड़ी जातियों के हो रही है, तो इसमें उन्हें ना शामिल करें जो दलित समुदाय से हैं। तीसरा कारण और भी महत्वपूर्ण है, ऐसी सभी जातियां और समुदाय हैं जिनकी आधी आबादी, जिनमें 50% लोग और परिवार पानी लेने के लिए आधा और 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाते हैं। चौथा और अंतिम कारण, ऐसी सभी जातियां और समुदाय जिनमें 25% लोग और परिवार अपना घर कर्ज के पैसे से चलाते हैं, यानी कर्ज लेकर चलाते हैं, उनकी अपनी आय इतनी नहीं है। तो हम पहले बात करते हैं कि क्या मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू है इस वक्त देश, उसी के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। और अब तो मोदी सरकार ने जो है पढ़ाई में, नीट में और उच्च शिक्षा में भी आरक्षण ओबीसी के लिए कर दिया है। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आरक्षण दिया जा रहा है, क्या पहले वो जातियां तय हो गई हैं इन मानकों के आधार पर कि कौन पिछड़ा है? अभी तक देश में जातीय जनगणना नहीं हुई है, और जातीय जनगणना की मांग हो भी रही है तो वो अपना औसत प्रतिशत बताने के लिए हो रही है। कोई ये मांग नहीं कर रहा है कि मंडल कमीशन ने जिस आधार पर सिफारिश की थी उसको बराबर में लिख के जातीय जनगणना हो। तो जब कभी इस आधार पर जनगणना ही नहीं हुई तो ये कैसे पता चला कि इतने लोगों के पास इस समुदाय में कच्चे घर हैं, 25% से ज़्यादा इस समुदाय में हैं, यादवों के पास ज़्यादा हैं, या कुर्मियों के पास ज़्यादा हैं, मालियों के पास ज़्यादा हैं, लोहारों के पास ज़्यादा हैं, या इस तरह की जातियां जो भी पिछड़ी जातियों में शामिल हैं इनके पास जो है 25% घर कच्चे ज़्यादा हैं। और अगर आज ये आकलन जातीय आधार पर कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि जितने भी पिछड़ा वर्ग हैं या दलित वर्ग हैं उन सब के मकान पक्के सरकारों की ओर से बनवा दिए गए हैं, और ऐसा निकल सकता है कि सवर्णों के मकान ज़्यादा, सवर्णों के मकान जिन्हें तथाकथित सवर्ण कहा जाता है, उनके मकान ज़्यादा कच्चे निकल आए। अगर जातीय जनगणना कराना चाह रहे हैं नेता तो उनका स्वागत है, लेकिन इन मानकों के आधार पर कराइए, और पहले आरक्षण देने से पहले ये तय होना चाहिए कि कौन इन मानकों पर खरा उतर रहा है, किनको पिछड़े में आना है और रखा जाना है पिछड़ों की सूची में, और कितनों को अगड़ों की सूची में। इसमें दलित समुदाय की बात नहीं हो रही है। हम अभी बात कर रहे हैं 27% ओबीसी आरक्षण पर, जिसे यूपी चुनाव को देखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने
नीट और इंजीनियरिंग की सीटों पर भी लागू कर दिया, उच्च शिक्षा में भी जिस आरक्षण को लागू कर दिया है बिना ये तय किए कि कौन सी जातियां आरक्षित हैं। और इसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बाधा खड़ी की कि आरक्षण आप और ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, तो एक और कानून ले आए साहब कि साहब अब राज्य ही तय कर दें कि कौन पिछड़ी है कौन नहीं है। तो जब पिछड़े के जो मानक हैं, मंडल आयोग के मानक हैं, आप उनमें से एक मानक को नहीं मान रहे हैं और उस जो जातियाँ समुदाय लामबंद हो गए हैं और जिन्होंने अपना एक नेता पैदा कर लिया है, वो सब आरक्षण के अधिकारी हो जा रहे हैं। तो आरक्षण जो है वो सामाजिक न्याय की अवधारणा के तहत नहीं हो रहा है, नहीं दिया जा रहा है, और ये सामाजिक अन्याय है जो समाज में भेद और बंटवारा पैदा करने के लिए किया जा रहा है, लोगों को बांटने के लिए किया जा रहा है। तो इसके खिलाफ उठ खड़े होना जनता का पहला कर्तव्य है कि आरक्षण जैसे नियम अब ख़त्म होने चाहिए। ये आरक्षण समाज को बांट रहे हैं और आप 90 से ही बांट रहे हैं। देखिएगा 90 के बाद से कितनी समाज में घृणा फैली है, जातीय विद्वेष फैले हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जिस तरह से लागू की गई बिना मानकों को जांचे परखे, वो सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा उदाहरण है इस देश में। और यूपी में के चुनाव को देखते हुए जब मोदी और मोदी सरकार ने आरक्षण, ओबीसी आरक्षण को लागू किया और राज्यों को ये अधिकार, ओबीसी तय करने के अधिकार राज्य सरकारों को देने की बात की, तो इसे मास्टर स्ट्रोक कह दिया। अरे भाई, ये मास्टर स्ट्रोक कैसे हो सकता है? ये वैश्या का ठुमका है। जो जिस तरह से वैश्या के ठुमके से परिवार बर्बाद होते हैं, उसी तरह से आरक्षण जो है समाज की प्रतिभाओं को बर्बाद करता है, समाज को बर्बाद करता है, समाज के सौहार्द को बर्बाद करता है। तो क्या आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ओबीसी आरक्षण क्या है? आज इस पर हम चर्चा करते हैं हमारे पत्रकार साथी, वरिष्ठ पत्रकार साथी सुरेंद्र यादव से। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो क्या आप मानते हैं कि सामाजिक हैसियत में कोई जाति के आधार पर भी पिछड़ा या सवर्ण हो सकता है, या ये सिर्फ काल्पनिक अवधारणा है या राजनीतिक अवधारणा है? जाति के आधार पर पिछड़े तो लोग हैं, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है। जब 47 के बाद अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण दिया गया था, वो भी जातिगत आधार पर ही दिया गया था। उसमें बहुत से पिछड़े हुए थे। हालांकि तब ये दिया गया था, इसके लिए एक टाइम फ्रेम निश्चित किया गया था और उसका बहुत फर्क भी पड़ा है। लेकिन आज की स्थिति में जो ओबीसी को जो आरक्षण के अंदर आरक्षण दिया जा रहा है, इसमें मुझे लगता है कि ये सारा राजनीति से प्रेरित है। इसमें लोगों का भला करने की कोई चाहत नहीं है। इसकी राजनीति को तो ऐसे भी समझा जाता है कि जो जातियां बाहर हैं वो अपने संगठन बना के और मांग कर रही हैं कि हमें भी इसमें शामिल करो। तो ये पूरी तरह से एक राजनीतिक रूप ले चुका है, बल्कि एक बड़ी समस्या बन चुका है। और कई तरह के नए आंदोलन इसकी वजह से पैदा हो रहे हैं। जैसे हरियाणा में जाट आंदोलन पैदा हुआ, महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन है, राजस्थान में गुज्जर आंदोलन कर रहे हैं, और एक कवायद भी चल रही है उनको आरक्षण देने की। अभी यूपी चुनाव को देखते हुए माना जा रहा है कि यह निर्णय नरेंद्र मोदी ने लिया है कि उच्च शिक्षा में भी आरक्षण कर दिया है और जातिगत आधारित ओबीसी के लिए आरक्षण किया गया है 27% सीटों का। तो क्या सामाजिक रूप से अगर हम देखें कि एक जो फूल लाने वाली जाति है, उसके फूल भगवान पे चढ़ाए जाते हैं, जो दूध वाले हैं उनके दूध ईश्वर पे चढ़ाया जाता है, फल और सब्जियां जो लगाते हैं, काश्त करते हैं, उनकी फल सब्जियां सभी खाते हैं। तो ऐसे में जातिगत आधार पर जिन्हें ओबीसी जातियों में शामिल कर दिया गया, उन्हें कैसे पिछड़ा कह दिया गया? ये तो उनकी सामाजिक हैसियत कम कैसे आंक दी गई? ये तो एक तरह से उनके साथ अन्याय और पाप हुआ। बिल्कुल सुधीर जी, मैं यही आपको बात बताना चाह रहा था कि जो राजनीति है ये बहुत गंदी चीज है। ये हमेशा डिवाइड करती है, यूनाइट नहीं करती है। जी। जगह आप भी बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं, आप कभी पूछते हैं कि खाना लाने वाला, सर्व करने वाला या बनाने वाला किस जाति का है? कभी पूछते हैं आप? बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक पक्का करने के लिए किया जाता है। अब जिनको आरक्षण मिल गया है, वो इसके बाद जगह जगह ऑर्गेनाइज करके, सभाएं करके वो अपने आप को लीडर बनाएंगे, हमने आपको आरक्षण दिलाया है, आपको ये बेनिफिट होगा। हालांकि इसमें बेनिफिट नाम मात्र के लिए होता है, जिनको होता है वो अपने सोर्सेज से ही लगते हैं।
और इसी तरह जो उससे वंचित रह जाते हैं, जो जातियां इससे वंचित रह जाती हैं, इसके अंदर शामिल नहीं हुई है, वो फिर सड़कों पे आ जाती हैं। मैं उत्तर प्रदेश की लिस्ट देख रहा था कि सिर्फ हम्म। 7 जातियां बाहर बची हैं, बाकी सब हो या तो ओबीसी में शामिल है या फिर अनुसूचित जाति में शामिल है। यहाँ जो यहाँ तक जातियां बाहर बची हैं, जो कथित स्वर्ण जातियां हैं, वो भी आरक्षण का लाभ लेने के लिए आतुर हैं। उनके लीडर्स को लग रहा है कि हम अपने जाति के वोटरों से किस तरह से फेस करेंगे, उनके वोट हम किस तरह से ले सकते हैं। तो उनका लीडर बनने के लिए वो भी इसके आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो ये एक तरह से पूरी तरह से डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम है। जो अंग्रेज करते थे, उन्होंने धर्म के आधार पर लड़ाया। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, वो हमें जाति के आधार पर लड़ा रहे हैं। यही बस फर्क आया है। तो इसका विरोध करने के लिए क्या कोई बाहर से लोग आएंगे? हमें खुद ही ये सोचना होगा कि नेता जिस तरह से हमें जातियों में बांट रहे हैं, तो हम जनता खुद क्यों नहीं उठ खड़ी होती इसके खिलाफ कि ये आरक्षण इस आधार पर नहीं होना चाहिए, आप खोल दीजिए सबके लिए सारी चीजें। सुधीर जी, और जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो इसके खिलाफ आवाज उठा सकता है, वो तो सिर्फ अपने एसी कमरों में बैठ के सिर्फ चर्चा करता है। वो सड़क पे आके लड़ाई नहीं लड़ सकता। जी और उनके पास टाइम भी नहीं है। जिनके पास टाइम है, उनको इतनी सोच उनकी अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है। लेकिन जी, थोड़े दिन बाद ये होगा। उसके बाद आप देखने क्रांति आएगी। बहुत बढ़िया आपने बात कही है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है तथाकथित, वो कमरों में बैठ के ही चर्चा करता है, और जो जमीन पर हैं उन्हें अभी इस बारे में सोचना होगा। उन तो आरक्षण जिस तरह से समाज को बांट रहा है, या समाज में आप देखेंगे कि कई तरह की लड़ाइयां भी हुई उस वजह से। जब आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा में लोग निकले तो आप देखेंगे कि किस तरह से टकराव हुए। गुज्जर जब निकले थे तब भी टकराव हुए। तो नुकसान समाज उठा रहा है इस तरह की बंटवारे की राजनीति का, जो जातियों में समाज को बांटा जा रहा है। तो ऐसे समय में जब सरकारी तंत्र जो है अपनी सारी जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनका निजीकरण कर रहा है, सरकारी नौकरियां बहुत नहीं है, तो मांग ये क्यों नहीं उठती कि सरकार नौकरियां बढ़ाए, सरकार आरक्षण खत्म कर दे, सबके लिए कर दे, लेकिन नौकरियां इतनी क्यों नहीं देती है सरकार कि हर युवा को काम मिले? नारा यही लगा के आते हैं, और जब हर युवा को काम मिलेगा तो आरक्षण की जरूरत क्या रह जाएगी? बिल्कुल सुधीर जी, ये स्वरोजगार के और कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। लेकिन यदि सभी लोग अपना रोजगार करने लगे, सभी व्यस्त हो गए, तो पॉलिटिशियंस के पीछे घूमने वाले कहाँ से आएंगे? इसलिए कोई नहीं चाहता कि हर किसी को रोजगार मिल जाए। स्वरोजगार वाली बात आपने कही है, सही है, लेकिन स्वरोजगार भी तभी चलेंगे जब जनता के पास परचेजिंग पावर आएगी। उस चक्र को, जो दुष्चक्र बन जाते हैं जब अब ये माना जा रहा है कि कोरोना काल ने बहुत सी परचेजिंग पावर जो ग्रास रूट पर है वो खत्म कर दी है। ये स्थिति कुटीर और स्वरोजगार के लिए अभी बहुत अच्छी नहीं है। सरकारें जो लोन वगैरह जारी कर रही हैं, बड़े ये जारी कर रही हैं, वो उसका लाभ कुछ लोगों तक सीमित रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार का जो दायित्व है, सरकार से ये क्यों नहीं मांग की जा रही है कि आप आरक्षण नहीं, आप रोजगार बढ़ाने के लिए बताइए क्या कर रहे हैं? और आरक्षण आप लागू भी कर देंगे तो ये लागू कहाँ होगा, जबकि नौकरियां ही खत्म कर दे रहे हैं आप, सभी चीजें तो प्राइवेटाइज कर दे रहे हैं, और प्राइवेट उसमें आरक्षण है नहीं, निजी क्षेत्र में अभी आरक्षण है नहीं। तो ये आरक्षण क्या सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है? और बेवकूफ बनाया जा रहा है तो जनता बन क्यों रही है? पहली बात तो ये बात उठाएगा कौन? जिनको उठाना है उनके पास टाइम नहीं है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। बिल्कुल। आरक्षण के लिए तो पूरी तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है और लोग बन रहे हैं। उनमें जी अभी जब तक ये समझने की शक्ति आएगी, मैंने बताया कि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आप 47 से पहले देखिए, टाइम में और अब टाइम के बारे में दिन रात का फर्क है। आरक्षण लाया भी 30 साल के लिए गया था, वो जी, राजनीति। मैं इसी बात पे आने वाला था कि टाइम फ्रेम किया गया था। जी लेकिन हमारे लोगों ने उसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए उसको बार बार आगे बढ़ाते रहे। उसको ही आगे नहीं बढ़ाते रहे, नए नए और जोड़ते रहे उसके अंदर। धीरे धीरे जैसे उसके बाद उनके निम्न जातियों के उसमें फर्क आया है, अभी उनके स्टेटस में फर्क आया, उनकी सोच में फर्क आया। पहले सबसे बड़ी बात है कि इससे उनकी सोच में बहुत डेवलप हुई है। तो ऐसे ही अब जो आदमी है, हम लोग हैं, हमारी सोच धीरे धीरे पढ़ाई के साथ, शिक्षा के साथ साथ डेवलप हो रही है।
और अगले मुझे तो विश्वास है, मैं हकीकत तो कह नहीं सकता उस टाइम क्या स्थिति रहे, कि 2-3 दशक बाद हम इससे बहुत आगे निकल जाएंगे। जो छोटा दायरा है ना हमारा, हम उससे निकलने की कोशिश बहुत कर रहे हैं और डेफिनेटली हम उससे निकलेंगे। हम इस आरक्षण को मात दे देंगे, हमें आरक्षण की जरूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल। सामाजिक मेलजोल लगातार बढ़ रहा है, लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं। शहरों में एक तरह से जातीय प्रथा वाली चीजें खत्म हो चुकी हैं। रोजगार भी आप देखेंगे कि अब कोई जो फूल और फूल डेकोरेशन के काम में जो लगा है, वो जरूरी नहीं है कि वो उसी जाति बिरादरी का है। यहाँ जो सब्जी तरकारी के काम में लगा है वो उसी जाति बिरादरी का है, या दूध का काम है वो भी अब उसी बिरादरी तक सीमित नहीं है, किसी एक बिरादरी तक। मिलजुल के पूरा समाज जब आगे बढ़ रहा है। अब जाति के आधार पे काम नहीं रहा है। आप हाँ, देखेंगे कि शूज के काम है, जूते चप्पलों का काम है, स्वर्ण जाति के लोग कर रहे हैं। मेरे दो दोस्तों के पास शोरूम है बिल्कुल बिल्कुल। जो ब्राह्मण है। तो ये अब ये सारे जाति बंधन टूट गए हैं। काम के नाम पे कोई भी वो नहीं है कि जो पहले जो काम था जाति के आधार बटा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। तो डेयरी, बड़े बड़े लोगों की डेयरी है, 100 रुपए किलो दूध जिनका बिक रहा है, क्या वो सिर्फ ग्वाले ही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और जो जातीय आधार पर जनगणना की जो बात कराई जा रही है कि जातीय आधार पर जनगणना हो, हम्म। और एक और समाज में जब काम के आधार पर सारी चीजें बदल गई हैं, और इसका क्या औचित्य रह जाता है जातीय जनगणना का? जी, ये भी राजनीति से प्रेरित है पूरी तरह से। अब सबको दिखाएंगे कि मेरे उसमें विधानसभा में या मेरे संसदीय क्षेत्र में इतने परसेंट वो वोट इनकी इस जाति के, इतने परसेंट इसके, इतने परसेंट है। उसमें कोई जो ना जिसकी ज्यादा परसेंटेज दिखाई देगी वो अपने वो करके दिखाएगा, देखो मैं अपने उसके जाति के बल पे जीतूंगा। जिसके वोट कम होंगे वो जो सारे बाकी जिनके पास कम वोट परसेंटेज है उन सबको यूनाइट करेगा। तो ये तो और डिवाइडेशन वाला है। बहुत खूबसूरत चर्चा रही आपके साथ, और कई गंभीर सवालों के आपने बहुत ही सटीक और बहुत अच्छे जवाब दिए। सुरेंद्र यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।